कवियों से सुन रहे हैं कि आखिर ऐसी नौबत जब आई उन्होंने पहली किताब छपवाई या छपी, तो वो क्या बात थी, कौन सी किताब थी और क्या भूमिका थी उसके पीछे उनकी। तो बहुत अपनी तरह का एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मैं राजेश आसुदानी रकीब मेरा तखल्लुस, डॉक्टर विनोद आसुदानी का छोटा भाई, हमेशा परिचय में कहता हूँ, लेकिन आज विशेष रूप से ये बात कर रहा हूँ वो इसलिए कि हम दोनों की जो पहली किताब थी उसका नाम है अधूरा आसमान, और ये एक गजल संग्रह है और सन 2002 में शाया हुआ था। आज से 24 साल पहले की बात है। विनोद भाई उसके बाद लिखते रहे हैं, मैं भी लिखता रहा हूँ। मेरी आज तक 5 किताबें छपी हैं और विनोद भाई की 40 किताबें छप चुकी हैं, आप सब लोग जानते हैं। तो ये सबसे पहली बात इस गजल संग्रह की मैं ये कहूँ कि आपको साझा जॉइंट दोनों व्यक्तियों का मिला हुआ ऐसी किताबें प्रायः कम मिलती हैं। कविता के क्षेत्र में तो ना के बराबर मिलती है। आप अगर दृष्टिपात करें साहित्य किताबों पे तो इंडिविजुअल लेखक या कवि का संग्रह होता है। प्रोज में तो फिर भी जॉइंट कृतियां आपको मिल जाएंगी, लेकिन कविता में जॉइंट कृतियों का मिलना बड़ी दुर्लभ चीज है। तो लिखना हम लोगों ने शुरू किया, मैं ये कहूंगा कि मैंने पहले शुरू किया जी, और वो वैसे ही शुरू हुआ जैसे होता है, मतलब टीनेज की बात। 7वीं कक्षा से मैं उत्तीर्ण हुआ था 1989 में, मुझे याद है आज भी 15 अप्रैल 1989 का वो दिन, और मेरी पहली स्कूल छूट गई और दूसरी स्कूल में जाना था। तो बीच का जो काल था 15 अप्रैल को जो मुझे महसूस हुआ, और जो दुख जो गम साथियों से बिछड़ने का, साथियों और साथियों से बिछड़ने का, तो वो जो गम था, वो जो दुख था, वो जो उजाड़पन था गर्मियों का, उसको लेकर मैंने कुछ कहना शुरू किया। और हमारे परिवार में ये संस्कार बहुत पहले से विद्यमान है। हमारे पिताजी लिखा करते थे, बड़े भाई डॉक्टर घनश्याम आसुदानी वो भी थोड़ा बहुत कहा करते थे उस जमाने में, आज तो बड़े लेखक हैं हिंदी के। तो हमारे मामा श्री हरिचंद दालवानी रोज रात को 8 बजे आके संगीत की शिक्षा देते थे हमारे भाइयों को और बहनों को। तो मैं दरवाजे के पीछे छुप के खड़ा रहता था और सुनता था। तो वो जो फिजाओं में बात बोली हुई थी कि गजल है, गीत है, ये सारी बातें थी। तो मैंने कहना शुरू किया उस दिन की आंसू की बहाओं तेरे जाने के बाद, गजल कैसे सुनाऊं तेरे जाने के बाद, इस तरह की शायरी जो कि बाद में नेचुरली तब कर दी गई, छोड़ दी गई। वो अधूरा आसमान में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एक बच्चे का, किशोर का प्रयास था अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का। और बड़े मजे की बात है कि कई लेखक और कई कवि बड़े होने के बाद भी इसी तरह की शायरी करते रहते हैं। खैर उसमें मैं नहीं जाऊंगा, वो समालोचना का विषय हो जाएगा। लेकिन मेरे जाने के बाद, तेरे जाने के बाद वाली शायरी मैंने की और सुनाई विनोद भाई को, घनश्याम भाई को, बहुत दाद मिली मुझे, तो उत्साहवर्धन तो हुआ। लेकिन बाद में धीरे धीरे सीखना शुरू किया हमने। अच्छा, सीखने से पहले भी थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा, 5 मिनट हो गए तो बैठ जाए। तो मैं ये प्रोसेस आपको बता रहा हूँ पहली किताब तक पहुंचने का। तो सीखना जो कला है उसके लिए कोई रेडीमेड उस्ताद उस समय हमको मुहैया नहीं थे। मामा ने तो बताया, अदीब काफिया, ये सारी चीजें समझाई उन्होंने, लेकिन जो रिदम है, जो बात है, तो वो उसके लिए। और मुझे एक दिन अच्छे से याद है, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, मैंने निर्णय कर लिया कि अब मैं लिखना छोड़ दूं, मैं न लिखूं। हालांकि उत्साहवर्धन घर पे बहुत हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मुझे रिदम नहीं पकड़ में आ रहा है, मात्राएं नहीं पकड़ में, छंद पकड़ में नहीं आ रहा है, और कोई सिखाने वाला भी नहीं था। तो मैंने बहुत कम लिखा, थोड़ा बहुत कुछ लिखा 90 के दशक में। फिर हरि देवगीर जी एक बड़े शायर थे सिंधी के, वो नाम आए थे हरि देवगीर, उनकी शागिर्दी में हम 2-3 दिन गए, मैं और विनोद भाई दोनों। तो उन्होंने वह वजन छंद की हमें जो तालीम दी वो आज तक हमारे काम आ रही है। और उसके बाद जो मैंने लिखा, फिर नौकरी पेशे के इसमें मैं नागपुर छोड़ दिया, कानपुर रेलवे में चला गया। लेकिन विनोद भाई ने पहले की, और विनोद भाई ने सदी जब पलटी तो उन्होंने भी लिखना शुरू किया था सन 2000 के आसपास, बताएंगे आपको किस तरह। और उसके बाद सन 2002 में उन्होंने संकलन किया, 50 अपनी गजलें, 50 मेरी गजलें, ऐसे 100 गजलों का वो संकलन पूरी तरह विनोद भाई के प्रयासों से ही वो छप पाया। मैं केवल उसमें सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं देने जा रहा था, नागपुर में एक दिन रुका
और उस प्रोग्राम में मैंने शिरकत की कि अधूरा आसमान नाम से जो वो किताब आई, आपके समक्ष आई, आप सब ने कई लोगों ने पढ़ी है और काफी लोगों ने उसकी तारीफ भी की है। अब आज जब पलट के देखते हैं तो जरूर थोड़ी कच्ची पक्की शायरी भी थी मेरी उसमें, लेकिन वो तो समय की बात है। अपनी रचनाएं आपको जब आप पलट आधी क्वार्टर ऑफ सेंचुरी बाद आप पलट के देखें तो थोड़ा सा महसूस भी होता है। लेकिन अगर आप चाहें 2 मिनट का वक्त दें तो उसमें से एक गजल मैं आपके समक्ष सुना दूं ताकि आप देखें किस तरह की कच्ची शायरी थी। तो वो गजल कुछ यूं थी कि यही अंजाम है अक्सर किसी से दिल लगाने का। अच्छा, इसमें एक किस्सा मैं सुना दूं इस गजल का। जब ये गजल 1 दिसंबर 1991 को मैंने लिखी थी, आज की तारीख याद है, और आपको सबको हैरानी होगी कि मैंने नहाते नहाते लिखी थी और उसके बाद रात भर स्लेट फ्रेम जो ब्रेल का लिखने के साथ में रखा था, रात को उठ के एक शेर ख्याल में आता था, मैं लिखता जाता था। तो ये 1 दिन का प्रोसेस को चला। लेकिन वो जो गजल मैंने हरी दिलगीर साहब को सुनाई, बताया मैंने हरी दिलगीर जी आए थे, तो उन्होंने कहा तुमने पहल गजल कहां से सीखा है राजेश? मैंने कहा सर कहीं से नहीं। बोले झूठ मत बोलो। मैं डर गया। मैंने कहा कोई बड़ी भूल हुई होगी। बोले नहीं, कहां से सीखा है, कौन उस्ताद? मैंने कहा कोई नहीं सर, मैंने सिर्फ अपने मन से ये रिदम लिखा है। बोले ऐसा नहीं हो सकता, पूरी तरह रिदम में परफेक्ट बहर वजन छंद में ये गजल लिखी है तुमने बिना किसी से सीखे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिर उन्होंने अपनी शागिर्दी में लिया और फिर सिखाया उन्होंने। लेकिन ये एक चीज थी जिसको मैंने आपको बताया। तो सुनिए कि यही अंजाम है अक्सर किसी से दिल लगाने का, कभी तो मिलना मुश्किल है, कभी है डर समाने का। यही अंजाम है अक्सर किसी से दिल लगाने का, कभी तो मिलना मुश्किल है, कभी है डर समाने का। हुआ है रंज का मौसम, चलो तो गम से मिलाएं। हुआ है रंज का मौसम, चलो तो गम से मिलाएं। मिला है वक्त मुश्किल से हमें आंसू बहाने का। कि उसकी याद ही अच्छी, चलो कोई तो आया है। कि उसकी याद ही अच्छी, चलो कोई तो आया है। मिला हमको भी कुछ तो है, सिला घर को सजाने का। अगर जाना ही है तुमको तो इस अंदाज से जाओ। अगर जाना ही है तुमको तो इस अंदाज से जाओ। न हो एहसास भी मुझको तुम्हारे दूर जाने का। सुनाओ कुछ नया कोई कहानी गम की बातें, और सुनाओ कुछ नया कोई कहानी गम की बातें, और कोई सदमा कोई आंसू कोई किस्सा रुलाने का। अलम मेरा सहारा है, रफीक एक रंज है मेरा। मैं क्यों कुछ भी कहूं, इनको तो हक है दिल दुखाने का। और ये इनविटेशन देखिएगा कि जनाजे पर मेरे सब रोने वालों तुम चले आना। जनाजा कहते हैं शव यात्रा। जनाजे पर मेरे सब रोने वालों तुम चले आना, कि आकर सीख जाओगे यहाँ फन मुस्कुराने का। किस उल्फत से दुनिया ये बसाई होगी सोचो तो, निशान अब भी है शाखे गुल पे उजड़े आशियाने का। मेरे शेरों से उगता जाओ गर तुम तो कह देना। मेरे शेरों से उगता जाओ गर तुम तो कह देना। मुझे तो शौक है यूं ही बसाले दिल सुनाने का। यही है किसी से दिल लगाने का। कभी तो मिलना मुश्किल है, कभी है डर जमाने का।